भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस पार्टी पर लोगों को जमानतों के नाम पर गुमराह करने का इल्जाम लगाया। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के हिस्से के तौर पर तेलंगाना भवन में महबूबाबाद लोकसभा हल्के के बीआरएस कायदीन, एमएलएस व दीगर का एक इजलास मुनक्किद हुआ। केटीआर ने इजलास से मुखातिब होते हुए कांग्रेस को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इख्तियार में आएगी। लोगों को जमानतों के नाम पर गुमराह किया गया। सिरसिल्ला एमएलए ने अवाम के बीआरएस को इख्तियार से बेदखल करने के फैसले पर अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि अवाम ने कांग्रेस के झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन किया और काम करने वाले कायदीन को मुस्तरद कर दिया। बीआरएस रहनुमा का कहना है कि भारत राष्ट्रीय समिति के पास इदारों से लेकर असेंबली तक मजबूत क़यादत है और केसीआर जैसे अदीम कायद का भी साथ है और बीआरएस मुस्तहकम है। पार्लिमानी इंतखाबात में बीआरएस की यकीनी तौर पर जीत होगी। उन्होंने बताया कि बीआरएस तमाम तबकात को पार्टी के करीब लाने के लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की 2 मखलूआ नशिस्तों के ज़मनी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तेलंगाना असेंबली के दफ्तर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों नशिस्तों के लिए अलग अलग इंतखाबात होंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नामजदगियों का अमल जुमेरात से होगा और पर्चा नामजदगियां 18 जनवरी तक कबूल की जाएंगी। 19 जनवरी को पर्चा नामजदगियों की जांच होगी और 22 तारीख दस्तबरदारी की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। पोलिंग इस माह की 29 तारीख को होगी और नताइज का ऐलान भी उसी दिन किया जाएगा। आपको बता दें कि तेलंगाना की असल अपोजिशन जमात बीआरएस के एमएलसी कडियम श्रीहरि और पी कौशिक रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात में एमएलए की हैसियत से कामयाबी हासिल कर ली है और दोनों ने एमएलसी ओहदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दोनों नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद करने का फैसला किया है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार एमएलए मीर जुल्फिकार अली, कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन और नामपल्ली एमएलए माजिद हुसैन ने शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। मुताल्लिका हल्कों में ठेला बंडी वालों पर किए जा रहे ट्रैफिक चालानात के मसले पर तवज्जो दिलाई। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर एमएलए मीर जुल्फिकार अली, कौसम मोहिउद्दीन और माजिद हुसैन ने हैदराबाद सीपी के श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए सीपी को बताया कि उनके हल्कों के कई इलाकों में ठेला बंडी वालों पर चालानात किए जा रहे हैं, जिससे वो बेहद परेशान है। सीपी हैदराबाद ने मजलिस के अराकीन असेंबली को ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ इजलास मुनक्किद करने के बाद छोटे कारोबारियों और फेरी वालों को राहत देने की यकीन दहानी करवाई। एमएलए की जानिब से होटलों के औकात में भी इजाफा करने के लिए नुमाइंदगी की गई, जिस पर के श्रीनिवास रेड्डी ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर और कमिश्नर पुलिस से मुलाकात की गई। इसके अंदर चारमीनार एमएलए साहब मई और मिलकर जो ट्रैफिक की जो लोगों को चालाना किया जा रहा है हॉकर्स को, उसके ताल्लुक से तफसीलात बताए गए और उन्होंने नोट किया जैसा कि लेदीपट्टनम, लेदी बोली, नामपल्ली इलाका, पुलिस चौकी, 7 गुम्बस, गोलकुंडा और साथ ही साथ अमीरपेट और चारमीनार एमएलए साहब भी उनके अलखजात में जैसा कि पत्थरगट्टी, चारमीनार, लाड़ बाज़ार, उन तमाम इलाक़ात का नोट किया गया कमिश्नर साहब ने और उन्होंने तयक़ुन दिया कि अभी 12 बजे से जॉइंट सीपी ट्रैफिक तमाम ट्रैफिक के अहदेदारों से मीटिंग है। इंशाअल्लाह उन्होंने तयक़ुन दिया कि आज की मीटिंग के अंदर बात कर इंशाअल्लाह तयक़ुन दिया कि जल्द से जल्द उन तमाम गरीब लोगों को, हाकर्स को, छोटे मोटे कारोबार करने वालों को राहत देने का तयक़ुन दिया गया और साथ ही साथ होटलों के ताल्लुक से भी बताया कि 12 से 12:30 बजे तक टाइम के ताल्लुक से उन्होंने वो भी बात करने का तयक़ुन दिया। इंशाअल्लाह आज की जो मीटिंग थी कमिश्नर साहब के पास, उस मीटिंग के अंदर चारमीनार एमएलए साहब, मई और हमारे नामपल्ली एमएलए साहब भी और इस मीटिंग के अंदर थे। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह 2 बजे तक जो भी कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी की गई उन तमाम ट्रैफिक के अहदेदारों से बात कर
तयफ़ुन दिया गया 2-3 बजे तक इंशाल्लाह हम को भी इत्तला करने का तयफ़ुन दिया गया। और ख़ास तौर से सदर मोहतरम ने इन तमाम इलाक़ा जात के अंदर साथ ही साथ हैदराबाद और सिकंदराबाद के अंदर जहाँ पर भी छोटे मोटे कारोबार करने वाले उन ताल्लुक़ से बात करने और उन्होंने नोट किया गया। शुक्रिया खुदा। नए साल की तकरीबात का शोरगुल मद्धम पड़ते ही हैदराबाद में मकर संक्रांति त्यौहार की तैयारियां शुरू हो गई है। शहर में पतंगे, चरखे और दीगर अशिया की खरीदारी उरूज पर है। संक्रांति के दौरान पतंग उड़ाने की खुशी हैदराबादियों के लिए एक खास मुकाम रखती है। बिला लिहाज मजहब व मिलत हर कोई पतंगबाजी करता नजर आता है। आसमान पर जा बजा रंग बिरंगी पतंगे नजर आती हैं। पतंगबाजी के शौकीन अफराद की मांगों को पूरा करने के लिए दुकानदार मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हैदराबाद के होलसेल मार्केट जैसे मंगल हाट और धूलपेट व दीगर में मुख्तलिफ अशकाल और जसामत की पतंगे नजर आ रही हैं। रियासती वजीर सीता अक्का ने मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रोफेसर क्रिस्टोफर हैमेंडॉर्फ और उनकी अहलिया एलिजाबेथ को खिराज अकीदत पेश किया। हैमेंडॉर्फ को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बाशिंदे थे, बरतानिया में तालीम हासिल करने के बाद अंग्रेजों ने कोमराम भीम तहरीक पर एक रिपोर्ट पेश करने के लिए हिंदुस्तान रवाना किया था। कहा जाता है कि वो आदिवासी लोगों के तर्ज जिंदगी देखने के बाद इतने मुतासिर हुए थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी आदिलाबाद में ही गुजारने का फैसला किया और यहीं के होकर रह गए। हर साल प्रोफेसर और उनकी अहलिया की बरसी कबायलियों की रिवायत के मुताबिक मनाई जाती है। वजीर सीता अक्का ने प्रोफेसर हैमेंडॉर्फ और उनकी अहलिया को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया और इस मौके पर मुनक्किद किए गए तमाम प्रोग्रामों में हिस्सा भी लिया। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा डिवीजन और टोली चौकी डिवीजन में बीडीसीसी सड़कों और सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने जीएचएमसी के डिप्टी ईई के साथ गोलकुंडा, अहमद कॉलोनी, राघवा कॉलोनी और नदीम कॉलोनी का दौरा किया और इन इलाकों में जारी बीडीसीसी सड़कों और सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर पार्टी के कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम अवाम, बस ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए सरदर्द बन गई। आए दिन बस ड्राइवरों या फिर कंडक्टरों पर हमले या फिर मुसाफिरीन के साथ बदतमीजी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद शहर में एक बुरखापोश खातून को बस से उतारने का वाक़या पेश आया है। खातून के मुताबिक वो बहादुरपुरा से आरटीसी बस में सवार हुई थी और कंडक्टर को अपने फ़ोन में आधार कार्ड दिखाया, जिसे कंडक्टर ने कबूल नहीं किया। वाज़ेह है कि टीएसआरटीसी ने ख़वातीन से बारहा दरख्वास्त की है कि वो बसों में सफ़र करें और महालक्ष्मी स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए अपने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाएं। इसके बावजूद भी शनाख्ती कार्ड की सॉफ्ट कॉपीज़ दिखाई जा रही है, जो कि काबिल कबूल नहीं है। खबरनामी खातून का कहना है कि खातून कंडक्टर ने आधार कार्ड दिखाने के बावजूद उनसे टिकट लेने को कहा और टिकट ना लेने पर उन्हें अफजलगंज पर उतार दिया गया और उनके साथ बदकलामी भी की गई। खबर ने वजीर आला तेलंगाना से मुसाफिरीन के साथ बदतमीजी करने वाले कंडक्टर के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। महकमा टीएसआरटीसी को चाहिए कि वो बस में सफ़र करने के दौरान ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाने के लिए बड़े पैमाने पर ख़वातीन में शऊर बीदार करे और मुसाफिरीन के साथ बदतमीजी या फिर बदसलूकी करने के मामले का सख्त नोट लेते हुए कंडक्टरों व ड्राइवरों को मुसाफिरीन ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ बेहतर सलूक करने का पाबंद करें। मेरा नाम खमर है। मैं जैसो इधर किशन बाग नूर खां बाज़ार में रहती हूँ। बहादुरपुरे से मैं बस में चढ़ी हूँ। मेरे को वहाँ से मेरे कन पैसे नहीं है। मेरे आधार कार्ड फ़ोन पे था। मैं आधार कार्ड बताई हूँ वो कंडक्टर को, वो आधार कार्ड नहीं मेरा देख रही नहीं। मेरे को पैसे लियो बोले, मेरे कन पैसे नहीं थे तो उन्हें इतनी गंदी लैंग्वेज से बात करी। गू खाते बोल के पिल के मारने को आ रही। दो बच्चों को ले लेके मेरे ऊपर गंदे गंदे गालियाँ मेरे को मारने को आ रहे। दोनों मर्द बच्चे, वो औरत कंडक्टर नहीं और दोनों मर्द बच्चे मिलके मेरे को बहुत टॉर्चर करे। तो मैं भी उन लोगों को पीछे हटा रही हूँ। सोशल मीडिया पे बता रहे हैं आधार कार्ड साथ रख लेना बोल के बता रहे हैं।
आधार कार्ड हमारे डेली ट्रेवल नहीं करते हम, हमारे कन आज मौता हो गई तो हम निकल गए थे घर से। अब मौता लेके गए बाद से असर में मिलाने के बाद हम घर को आ रहे थे तो ऑटो वाला बोला यहाँ से बस मिलती, आप फ़ोन में बता दो चले जाएंगे आप अफजलगंज तक, बोले हमारे को। उसके बाद हम बस में चढ़े तो उन्हें मेरे को टिकट पूछी तो मैं आधार कार्ड बताई हूँ फ़ोन पे, वो एक्सेप्ट नहीं करते कहते तो हमारे को गंदी लैंग्वेज में बात कर रही हो, औरत गू खाते वो ये बोल के मारने को आ रही। फिर वो दोनों बच्चे जो है ना हमारे ऊपर पिल रहे, हमारे को मारने को आ रहे। वो दोनों बच्चे जो बस में 2 मर्द बच्चे थे, वो बच्चे हमारे को पिल के आ रहे, मारने को आ रहे। कंडक्टर नहीं बोल रही इनको मारो उतारो बोल के, हमारे को ऐसा करके यहाँ ला के अफजलगंज पे छोड़े। तो अफजलगंज पे ये तमाशा चल रहा साहब। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने ट्रेन में चैन छीनने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए 14 तोले मसरूखा जेवरात बरामद कर लिए। महेश भागवत एडिशनल डीजी रेलवे ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने चिन्नैया नामी एक शख्स को उस वक्त हिरासत में लिया जब वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुश्तबा तौर पर घूम रहा था। दौरान तफ्तीश उसने चेन स्नैचिंग के मामलात में मुलविस होने का इंकशाफ किया। महेश भागवत ने बताया कि चिन्नैया जेप्टो में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता है और ट्रेन की खिड़कियों से चैन छीनने की 5 वारदातों में मुलविस है। उन्होंने कहा कि मुलजिम नशे का आदी है और ट्रेन में रहजनी की वारदातें अंजाम दे चुका है। उसके पास से 14 तोले पर मुश्तमिल मसरूखा जेवरात जब्त कर लिए गए हैं। महेश भागवत ने मंशियात के आदी मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। అనాలిసిస్ చేస్తూ దాని ద్వారా మనకు కొంచెం అచ్చికి దొరికింది. అండ్ ఈ నేరస్తులను మన కస్టడీ తీసుకున్న తర్వాత ఆయన కూడా ఒప్పుకున్నారు. ఈ కేవలం ఈ కేసు కాదు, గతంలో కూడా ఇతను క్రైమ్ నంబర్ 478/2023 అప్పుడు లింగంపల్లి ఎక్స్ప్రెస్ ఈ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ అది క్రైమ్ నంబర్ 525 ఆ కేసు అది కాకతీయ ఎక్స్ప్రెస్లో ప్లాట్ఫామ్ నంబర్ 4 తర్వాత ఇంకో కేసు సికింద్రాబాద్ ఎక్స్ప్రెస్ సంజీవ పార్క్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర తర్వాత ఇంకో కేసు అది లింగంపల్లి ఎక్స్ప్రెస్ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఈ 4 కేసెస్తో పాటు మొన్న 6 నాడు ఈ కేసు అది గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ది ఈ 5 కేసెస్లో 143 గ్రామ్ 14.3 తోలా బంగారం కూడా ఈ చైన్స్ మొత్తం రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఈ మధ్యలో మీ అందరికీ తెలుసు మన ప్రభుత్వం ఇప్పుడు చాలా స్ట్రిక్ట్లీ ఈ ఎవరు ఈ డ్రగ్స్కి బానిసాయి ఇలాంటి నేరాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళ మీద చాలా స్ట్రిక్ట్గా యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు. తర్వాత ఈ గాంజాయి ఎక్కడ సోర్సెస్ ఉన్నాయి ఆ సోర్సెస్ మీద మనకి ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది. కమర్షియల్ క్వాంటిటీ డ్రగ్స్ ఎవరు అమ్ముతున్నారు వాళ్ళ మీద పీడీ యాక్ట్ కూడా గతంలో పెట్టడం జరిగింది, ఇప్పుడు కూడా పీడీ యాక్ట్ కూడా పెడుతున్నారు. ఈ మల్టిపల్ టైమ్స్ ఎవరు ఈ డ్రగ్స్ అది అమ్ముతున్నారు వాళ్ళకి ఈవెన్ డెత్ పెనల్టీ కూడా ఉంది. ఎన్డీపీఎస్ చట్టం అది చాలా స్ట్రాంగ్ చట్టం, సెక్షన్ 31 ప్రకారంగా డెత్ పెనల్టీ కూడా ఉంది. ఈ పిల్లలు ఇలాంటి గాంజాకి అడిక్ట్ అయ్యి ఇలాంటి నేరాలు ఇప్పుడు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎక్కడ వాళ్ళు కొంటున్నారు అది దొరికిపోయి అని చెప్తున్నారు ఆయన. సో ఆ సోర్స్ కూడా పక్క విల్ టేక్ యాక్షన్ అండ్ విల్ ఎన్ష్యూర్ దిస్ ప్రాపర్ ఫర్దర్ యాక్షన్ ఆన్ దట్ సోర్స్ పర్సన్ ఆల్సో. ఈ కేసులో మా రైల్వే పోలీస్ తరఫున మా టీంతో పాటు फोकस हाई स्कूल के ज़ेर एहतमाम फोकस एजुकेशन लीडरशिप कॉन्क्लेव का इनेकाद अमल में आया। मुख्तलिफ स्कूलों में खिदमात अंजाम दे रहे असातिज़ा एजुकेशनल कंसल्टेंट की बड़ी तादाद ने कॉन्क्लेव में शिरकत की। हैदराबाद शहर के सालार जंग म्यूजियम के ऑडिटोरियम में फोकस एजुकेशन लीडरशिप कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया। शोबे तालीम के माहिरीन, सनती लीडर और तालीमी पॉलिसी साज ने एक रोज़ा कॉन्क्लेव का मुखातिब करते हुए अपने तजुर्बात बयान किए। तालीम के फ़रोग़ व दीगर उमूर पर भी रोशनी डाली गई। फोकस हाई स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर मिनहाज अरस्तु ने मीडिया को एजुकेशन लीडरशिप कॉन्क्लेव की तफसीलात बताई हैं।
جی خوش آمدید. ہمیں بہت خوشی ہے, مسرت ہے کہ آج اس موقع پر ہم ہمارے فوکس ہائی اسکول کے 10ویں سالگرہ منانے جا رہے ہیں. آج یہ ایسا موقع ہے کہ جب بہت سے الگ الگ شعبے کے افراد اکٹھا ہوئے ہیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس اسکول نے پرانے شہر میں خاص طور پر دارالشفا، نورخان بازار، پرانی حویلی کے علاقوں میں ایک نیا دور لے کے آئے ہیں تعلیم میں. اور اس کا یہ سفر شروع ہوا تھا 10 سال پہلے 2013 میں، جب کچھ افراد، کچھ اساتذہ، کچھ خیرخواہ افراد اکٹھا ہوئے تھے اور ایک قدم اٹھایا. دارالشفا میں ہمارا پہلا کیمپس بنا تھا. اس کیمپس میں ہم نے سب سے چھوٹے پری پرائمریز کے بچوں سے لے کے 4تھی جماعت تک سے شروعات کی تھی. اور اب اس موقع پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 کیمپسز ماشاءاللہ بن گئے ہیں، اور یہ ایک تحریک بن گئی ہے پرانے شہر میں. الحمدللہ پورے اساتذہ اور والدین اور بچوں کے کوشش اور محنت سے، ہمارے بورڈ کے افراد سے بھی. اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ اس موقع پر بہت سارے خیرخواہ افراد جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اس 10 سال کے سفر کے بارے میں. آگے بھی کچھ پروگرامس ہیں جیسے کہ اور کچھ برانچز اوپن کرنے جا رہا تھا انٹرمیڈیٹ یا ڈی پی سلیبس کے بارے میں، جو آفٹر ایس ایس سی، جی آپ لوگ کا پلان چل رہا ہے اس بارے میں؟ جی ہاں، بات چیت جاری ہے، اور ہوتے ہوتے ابھی تو فی الحال 3 کیمپسز ہیں اسکول کے لیے 10ویں جماعت تک، اور قدم بڑھائے جا رہے ہیں تاکہ ہم انٹرمیڈیٹ میں بھی فوکس اکیڈمی کے نام سے یہ موقع بھی فراہم کریں گے بچوں کو. خاص طور پر 3-4 الگ الگ اسٹریمز بھی موجود ہوں گے فوکس اکیڈمی میں. اور یہ پہلا قدم ہے، لیکن ہمیں اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ ہولسٹک ایجوکیشن کو ہم کیسے زیادہ اس کو فروغ کیسے دیں. تو یہ پہلا قدم ہے انٹرمیڈیٹ تعلیم میں، اور انشاءاللہ اس کے آگے بھی آئی بی کے بھی آگے والے قدم بھی ہوں گے، اور ہولسٹک ایجوکیشن کے بھی انشاءاللہ آگے قدم ہوں گے. حیدرآباد اور پرانے شہر میں آپ کا ایک ہی اسکول ہے جس میں آئی بی سلیبس ہے. جی، اس طریقے کی کچھ اور برانچز بھی اوپن کرنے کا پلان ہے آپ لوگ کا؟ ابھی فی الحال تو یہ 2 کیمپسز پچھلے سال 1-1.5 سال ہوا ہمارے آئی بی کے آتھورائزیشن حاصل کیے ہوئے مڈل ایئرز پروگرام کے لیے، جو 6ٹھی سے 10ویں جماعت تک ہوتی ہے. تو ابھی فی الحال اس کے پیر جمانے ہیں، کیونکہ یہ بہت لمبا سفر ہے آئی بی کو. ابھی تو فی الحال پہلے اقدامات ہم نے اٹھائے، اب اس کو اور پختہ کرنا ہے، بچوں کو 10ویں جماعت میں اور کامیابی ان کو انشاءاللہ پہنچانا ہے. اور یہ ہونے کے بعد پھر جیسے آپ نے پوچھا کہ ڈپلوما پروگرام یا 11ویں 12ویں، وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے فی الحال ان بچوں کا مستقبل کو تیار کرنے کے لیے. بچوں کے پیرنٹس کے لیے یا اپنے فوکس اسکول کے لیے، دوسرے اسکولس کے پیرنٹس کے لیے کچھ اپنی طرف سے کچھ رائے ایڈوائس؟ بس یہ کہ جیسے ہم نے جو پہلا قدم رکھا تھا کہ تعلیم کا جو تصور ہے اس کو جتنا ہو سکے وسیع کرنا چاہیے. اور صرف جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ بچے زیادہ تر ایک امتحان کی تیاری میں مشغول تھے، یا اپنے پوری ان کی زندگی کو تھوڑا بہت محدود سمجھ رہے تھے. ہمارا سوچنا ہے کہ بچوں کی پڑھائی اصل میں ایک روحانی سفر ہے، اور وہ روحانی سفر اور کردار سازی کا جو کام ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر بچے پڑھائی کریں گے تو پھر وہ پڑھائی بامقصد ہوگا، اور انشاءاللہ کامیابی بھی حاصل ہوگی ان کو. سیرپور کے رکن اسمبلی ڈاکٹر پلوائی ہریش بابو نے کاغذ نگر کے سینٹ کلوریٹ ہائی اسکول میں کھیلوں کے سالانہ مقابلوں کا افتتاح انجام دیا. پلوائی ہریش بابو نے کھیل مقابلوں کا افتتاح انجام دینے کے بعد طلباء و طالبات کو کھیل مقابلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دی، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کرنے کا مشورہ دیا، اور امید جتائی کہ تمام طلباء و طالبات خوب محنت کرتے ہوئے پڑھائی کریں گے اور ایک اچھے انسان بن کر مختلف مراحل پر کامیابی حاصل کریں گے. انہوں نے اسکول کی جانب سے فراہم کی جا رہی سہولیات سے استفادہ حاصل کرنے اور ترقی کی منازلیں طے کرنے اور ایک اچھا شہری بن کر زندگی گزارنے کا مشورہ دیا. سیرپور رکن اسمبلی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تعلیمی میدان میں خوب محنت کرنے پر ہی مستقبل میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. بعد ازاں کھیل کے مقابلوں میں جیتنے والے طلباء کے درمیان انعامات بھی تقسیم کیے گئے. اس پروگرام میں اسکول پرنسپل، اساتذہ، طلباء و طالبات و دیگر نے شرکت کی.
کاغذ نگر جمع اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے انور اردو ہائی اسکول میں ہندوستان کی تاریخ کی پہلی مسلم معلمہ فاطمہ شیخ کی 193ویں سالگرہ تقریب منعقد کی گئی۔ انوار اردو ہائی اسکول کے صدر مدرس محمد عارف الدین راہی کی صدارت میں سالگرہ تقریب منعقد ہوئی، جس میں جمع اردو فاؤنڈیشن کے صدر محمد انعام الرحمان، جنرل سیکرٹری محمد ریاضت نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور طلباء و طالبات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی ماہر تعلیم اور سماجی مسلح فاطمہ شیخ جیوتی راؤ پھولے اور ساوتری بائی پھولے کی ساتھی تھی۔ ان کی جدوجہد نے نہ صرف ہندوؤں، دلتوں اور پسماندہ طبقات کو فائدہ پہنچایا بلکہ مسلمان برادری بھی ان کی کوششوں سے مستفید ہوئی اور مسلم خواتین کے کئی سماجی مسائل کو حل کرنے اور ان کے حقوق کی بازیابی کے لیے بھی فاطمہ شیخ نے مہم چلائی تھی۔ ان کا تعلق ایک معزز اور تعلیم یافتہ گھرانے سے تھا۔ اس پروگرام میں اسکول کے مینیجر خواجہ کریم الدین، اسکول کے اساتذہ اور طلباء و طالبات نے شرکت کی اور فاطمہ شیخ کی تصویر پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ AICC کی ترجمان ڈاکٹر شمع محمد نے بتایا کہ 14 جنوری سے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو نیائے یاترا شروع ہو رہی ہے۔ وہ منی پور سے ممبئی تک 6700 کلومیٹر کا سفر کریں گے۔ کانگریس کی ترجمان ڈاکٹر شمع محمد نے ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے بھارت جوڑو نیائے یاترا کے آغاز کی تفصیلات اور مقاصد سے واقف کروایا۔ انہوں نے ملک میں پائی جانے والی بے روزگاری اور اس سے ہونے والے مسائل کو لے کر مودی حکومت پر نشانہ سادھا اور کہا کہ BJP حکومت نے سال میں 2 کروڑ ملازمتیں دینے کا جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ نوجوان روزگار کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پیٹرول، گیس، دال، تیل اور دیگر خوردنی اشیاء کی بڑھتی قیمتوں نے عام لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ AICC رہنما نے مرکزی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ کسان، دلت، آدیواسی اور اقلیتی برادریوں پر حملے ہو رہے ہیں، خواتین پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور حکومت خاموش ہے۔ حکومت سے سوال کرنے والوں کے خلاف ED اور IT کے ذریعے کارروائی کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر شمع محمد نے WFI کے سابق صدر برج بھوشن کی حرکتوں کے خلاف شواہد ملنے کے باوجود اب تک کارروائی نہ کیے جانے پر بھی سوال اٹھایا ہے۔ نمستے، سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں واپس آ گئی ہوں۔ اچھا، آپ سب کو پتا ہے کہ 14 تاریخ کو، جنوری 14 کو راہل گاندھی جی منی پور امفال سے شروع کر رہے ہیں بھارت جوڑو نیائے یاترا۔ یہ منی پور سے ممبئی تک ہے۔ چلیں گے راہل جی، بس میں بھی جائیں گے اور 4700 کلومیٹر سے اوپر ہے۔ 15 اسٹیٹس کور کریں گے راہل جی، 6700 کلومیٹر کے اوپر ہے۔ آپ ابھی یہاں آ گئے ہیں اور آپ سوچ رہے کہ یہ کیوں بھارت جوڑو نیائے یاترا ہے؟ اس کا جواب ہے کیونکہ اس دیش میں انیائے ہو رہا ہے، انیائے ہو رہا ہے ہمارے یواؤں کے اوپر۔ کیوں؟ ہمارے یوا لوگ بے روزگار ہے۔ 2022 دسمبر کی جو سٹڈی پہ ہے، 4 کروڑ یوا لوگ بے روزگار ہے۔ کیا وعدہ کیا تھا مودی جی نے؟ انہوں نے کہا تھا 2 کروڑ روزگار دیں گے ہر سال۔ CMI کی رپورٹ 2023 کا نومبر 10.4% بے روزگاری ہے ہندوستان میں۔ انیائے ہے جنتا کے اوپر۔ کیوں؟ مہنگائی بڑھ گئی ہے، پیٹرول کا دام 100 کے اوپر، گیس کا دام 1000 کے اوپر، GST 5%، دال، آٹا، دودھ سب کے اوپر۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے گجرات گلوبل سمٹ کے دوسرے دن ایک سیمینار کو مخاطب کیا۔ گجرات انٹرنیشنل فائنانس ٹیک سٹی کے مالیاتی نظام پر ایک رپورٹ پیش کی۔ سیتارمن نے اپنے خطاب میں شہر کی اسٹریٹجک امپورٹنس کو بیان کیا، مختلف مالیاتی اداروں کی موجودگی اور فروغ پذیر مارکیٹ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر
फिनटेक को अपनाने की शरह 80% है और कोई भी बैन अल-अक़वामी फिनटेक कंपनी जो हिंदुस्तान में कारोबार करना चाहती है उसे गिफ्ट सिटी में दफातर कायम करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना ने वाज़ेह किया कि हुकूमत का मकसद दुनिया के लिए एक मुतनव्वो फिनटेक लैबोरेटरी बनाना है और 3 वसी ज़रूरियात को पूरा करना है। Several of us have mentioned that by 2047, India should reach a $30 trillion economy size. Fintech adoption in this country is at the highest. The rate is about 80%, 87%, as against global 64% only. So the adoption rate shows that with the rapidity with which technology is going to influence India's financial inclusion and also financial empowerment. And that is why I think Gift City should be the place for finance and technology related entrepreneurs. We aim to build here a diverse fintech laboratory for the world and address several needs. I'll list 3 of them. India fintech firms wanting to go global should be here. Foreign fintech firms who want to come to GIFT IFSC naturally will have to be here. Indian fintech firms aiming to grow their Indian business or wanting to work on regulatory sandbox through which they can have a proof of concept should be here. So you've got 3 diverse areas, all of whom can benefit by being present here. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।